आपकी पार्टी जन अधिकार पार्टी है और आपके जो संस्थापक हैं वो सपा के सिंबल से सांसद है जौनपुर से। तो आप जो 27 में चुनाव लड़ेंगे सपा के सिंबल पे लड़ेंगे कि अपनी खुद की पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी यह कहते हैं और उनको बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाएं सबसे ज्यादा हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। आज हमारे साथ मौजूद है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार, ज्ञान प्रकाश मौर्य जी। सर, आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल। धन्यवाद राजू जी। आवाज भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम आपसे देश प्रदेश की राजनीति, समान शिक्षा, समान अधिकार पर चर्चा करेंगे। आप लंबे समय से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहे हैं और 2009 से 2014 तक उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं। आप इस कार्यकाल को किस तरीके से याद करते हैं और आपका अनुभव क्या रहा है? मेरा वह कार्यकाल बहुत ही सुखद, ऐतिहासिक रहा है। मैं आयोग में 2009 से लेकर 2014 तक रहा। वहां पर जो हमारे अधिकारी आयोग के, वहां के कर्मचारियों का सहयोग रहा और उस पीरियड में जो सूचना अधिकार अधिनियम एक नया अधिनियम था, जनता की बहुत अपेक्षाएं थी और मैं उन अपेक्षाओं को करने के लिए लगातार प्रयासरत रहा। बहुत से ऐसे फैसले हुए जो मेरे जीवन में सुखद अनुभूति देते हैं और वो ऐतिहासिक भी रहे। इस कार्यकाल में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? चुनौती तो सबसे बड़ी, कोई भी काम करते हैं तो चुनौतियां तो सामने रहती हैं। सूचना अधिकार अधिनियम जो है वो नया लागू हुआ था। नया होने के कारण संसाधन का अभाव था और जो चुनौती के रूप में यदि हम देखते हैं तो जो लोक प्राधिकारी होते हैं उनसे सूचनाएं जनता चाहती थी और उन सूचनाओं को लोक प्राधिकारी देना नहीं चाहते, क्योंकि आयोग की जो मंशा थी या जो अधिनियम की जो मंशा थी वो शासन प्रशासन में की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाना तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में काम करने के यह एक पहल थी। और उस समय देखा गया कि जो लोग प्राधिकारी सूचनाएं नहीं दे रहे थे, जनता चाह रही थी और उन सूचनाओं को दिलाना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। जैसा आप देखते हैं कि आज भी वर्तमान में आप देखें कि एक सूचना हमारे देश के प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगी गई और उसके बाद भी केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा यह निर्देश दिया गया, आदेश दिया गया कि वह सूचना जो डिग्री मांगी गई है उसको सूचना मांगने वालों को उपलब्ध करा दिया जाए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उस सूचना को नहीं दिया। इसके बाद कोर्ट का भी यह आदेश आया कि वो सूचना को न प्राप्त कराया जाए। जैसा कि इससे यही लग रहा है कि कहीं न कहीं लोक प्राधिकारी जो होते हैं, जिसके नियंत्रण में सूचनाएं जनता की होती है, वो सूचनाएं देना नहीं चाहते। उस समय जो वर्तमान में जो पूर्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जैसे लोग भी आरटीआई का बहुत अच्छा प्रयोग करते थे और उस प्रयोग के माध्यम से बहुत से भ्रष्टाचार को उजागर भी किए। तो इससे जनता में भी एक उत्साह था, जनता भी ये चाहती थी कि मुझे जो है सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे उनके बहुत सी परेशानियों का निपटारा हो जाता था और एक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का भी काम किया जा रहा था। तो उसी दिशा में वो सूचना मांगते थे और उन सूचनाओं को दिलाना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी। प्रयास भी यही था कि सारी सूचनाएं उनको उपलब्ध कराई जाए। सर, आप राजनीति में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, यह सफर आपका कैसा रहा? देखिए, जहां तक राजनीति की बात है, राजनीति तो मेरे घर से ही शुरुआत हुई है। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे और कर्मचारी के रूप में वह अपने विभाग में यूनियन के प्रेसिडेंट रहे, तो जिससे उनसे सीखने का मुझे अवसर मिला और हम इस सब सारी चीजों को, राजनीति को बहुत करीब से देखे। और उस समय जो समाज के लीडर थे तथा अन्य जो लीडर थे उनसे हम लोग का एक नाता रहा, तो जिससे हमें लगा कि राजनीति एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। आपने जन अधिकार पार्टी को क्यों चुना? जन अधिकार पार्टी को हमने इसलिए चुना कि उस समय जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष
माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो कि एक लड़ाई जो शोषितों की, वंचितों की, कमजोर वर्गों की, दलितों की, पिछड़ों की, वो लड़ाई लड़ रहे थे। और उस समय जरूरत यही थी कि हम उनके साथ खड़े हैं, क्यों वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें जो हमारे शोषित वर्ग था उनका हित समाहित था। तो उनका साथ देना हम अपना कर्तव्य समझते थे, इसलिए हम उनकी पार्टी में जुड़कर, जन अधिकार पार्टी में जुड़कर हम उनके साथ चल रहे। जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कन्या कुशवाहा और जौनपुर के सांसद माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी लंबे समय से शोषित समाज के हक और की आवाज उठा रहे हैं, एक समान शिक्षा, जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। उनके इस संघर्ष को आप किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं? आज जरूरत इसी बात की है कि पूरे देश में विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं हैं, अनेक बोर्ड हैं, लेकिन जिससे असमानता है, समानता लाने के लिए पूरे देश में एक समान शिक्षा की जरूरत है। एक समान शिक्षा होने से हमारे देश के सभी बच्चों को एक प्रकार के पाठ्यक्रम होंगे और जो आगे एग्जाम होते हैं, कंपटीशन होते हैं, उसमें हमारा चाहे गांव का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो या कस्बे के बच्चे हो, सब जब एक किताबों को पढ़ेंगे, एक तरह की शिक्षा की व्यवस्था में वो रहेंगे, तो उन सभी के लिए समान अवसर रहेंगे, समान प्रकार से उनको उस को उपयोग करने तथा अपने जो क्षमता है, अपना जो उनके अंदर ललक है और जो कंपटीशन है, उन सब में अपना स्थान बनाने के लिए उनको एक बहुत ही सुगम माध्यम होगा। आज गरीबों और आम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, खासकर रोजगार और शिक्षा पर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? आज जो मुख्य समस्या जो वर्तमान में है वह इज्जत और रोटी की समस्या है। जो आप देख रहे हैं कि सरकार जो वर्तमान में है, चाहे केंद्र की हो या प्रदेश, वो लगातार तो वादे कर रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि देश में या प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बहुत ज्यादा घटित हो रही हैं और खासकर आज हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है और उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाएं सबसे ज्यादा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। ये तो केवल कहने की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के अनुसार देश को चलाना चाहते हैं। देश चलता है कानून और संविधान से, बुलडोजर से नहीं चलता है। वह देश या प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका दायित्व तो है कि संविधान और कानून के दायरे के अनुसार वह प्रदेश का शासन व्यवस्था को संभाले, तभी जो है इस प्रदेश में एक अच्छी कानून व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। और जो महिलाओं के प्रति आप देखिए, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि रेप की घटनाओं में प्रदेश आज नंबर 1 पर है। अच्छा, ज्यादा महिलाएं सुरक्षित इस सरकार में थी कि अखिलेश यादव की सरकार? ऐसा है, महिलाओं के प्रति हमेशा जो है घटनाएं घटित होती रही हैं, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो वर्तमान में हो रहा है कि महिलाएं आज जो है वर्तमान में कम सुरक्षा है उनके लिए। वो सरकार तो कहती है कि हम सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं, लेकिन कहीं भी ये चीजें नहीं। आप देखिए ना, रोज अखबार पटे हुए हैं और न्यूज चैनल में आप कम दिखाया जा रहा है, लेकिन जो घटनाएं आप जैसे लोग मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक ला रहे हैं, उन घटनाओं को आप देखिए ना, महिलाओं के प्रति कितनी ज्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही है। वर्तमान सरकार पर अक्सर यह गंभीर आरोप लगता है कि सरकार उद्योगपतियों का कर्ज माफ करती है और ये जो वर्तमान सरकार है गरीबों को 5 किलो राशन पर जिंदा रखना चाहती है। यह आरोप आपने भी सरकार की आलोचना की थी कि सरकार 5 किलो राशन पर गरीबों को जिंदा रखना चाहती है। ये तो सही है। क्या हालात हो गए हमारे देश के कि आज जहां नौजवानों को या हमारे जो लोग काम करने वाले हैं उनको रोजगार चाहिए, उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार चाहिए, जिससे कि यदि हर हाथ में काम होगा तब हमारा देश विकास करेगा। आज स्थिति ऐसी बन गई है, देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी यह कहते हैं और उनको बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहा हूँ।
ये हम सब कहना कि 5 किलो अनाज देकर उनको इस रूप में जिंदा रखा जा रहा है। जरूरत तो इस बात की होना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ये गर्व के साथ कहना चाहिए कि आज हमारा जो नौजवान है उसके हाथों में काम है और जो जिस योग्य है उस तरह उसको नौकरियां दी जा रही हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी, वह प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो या जो स्वयं के काम हो, इस तरह काम दिया जाए जिससे कि लोगों को 5 किलो अनाज पर आश्रित न रहना पड़े। उनके हाथ में काम रहेगा तो निश्चित है वो खुशहाल रहेंगे और देश खुशहाल रहेगा। लेकिन जनता 5 किलो राशन नहीं चाहती, नौकरी नहीं चाहती शायद। नहीं, ऐसा नहीं है। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो घर परिवार, उनके माता पिता की इच्छा यही है कि हमारे बच्चे को नौकरी के लिए सरकार 5 किलो अनाज ना दे। 5 किलो अनाज की जरूरत है, वो तो इतना मेहनत करके जो है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपनी जो सुविधाओं को काट कर, तो वो 5 किलो अनाज नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को काम मिले, हमारे बच्चे को रोजगार मिले। और जहां तक आपने कहा कि देश के उद्योगपतियों को जो है सरकार बढ़ा रही है, निश्चित है आज देश के उद्योगपतियों को सरकार बढ़ा रही है। आपने चौथा के पहले देश के एक प्रमुख उद्योगपति अडानी जी का नाम देश के लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन चौथा के बाद कितने ऊंचाई पर आज अडानी जी का नाम आ गया है। सरकार जो है बहुत बड़ा कर्ज, हम समझते हैं कि लगभग 13 लाख करोड़ कर्ज उद्योगपतियों के माफ कर दिए हैं। वहीं जो हमारे किसानों के कर्ज हैं, छोटे व्यापारियों के कर्ज हैं और जो लोग पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हैं, नहीं चुका पाते हैं, उनके कर्जों को माफ करने का काम ये सरकार नहीं कर रही है, बल्कि उद्योगपतियों के कर्जों को माफ कर रही है। जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश के राजनीति में बहुत तेजी से उभर रही है, तो आपका 2027 में लक्ष्य क्या है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है, जहां तक जन अधिकार पार्टी और उसके संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो जौनपुर के सांसद हैं, उनका शुरू से एक ही विजन रहा है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक है, उनके हक अधिकारों की रक्षा करना, वो भी संविधान के अनुसार। जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं उसको जो है उनको मिल सके, यही उनकी लड़ाई है। और जो लोग इस लड़ाई में एक विचारधारा के साथ लोग हैं, उनके साथ आज माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी साथ खड़े हैं। उनके साथ मिलकर आगामी जो 27 का चुनाव होगा, उस 27 के चुनाव में वो लड़ेंगे और उनका उद्देश्य केवल शोषित, वंचित, जो कमजोर तबका है, उनके अधिकार की लड़ाई में जहां जरूरत होगा उस हिसाब से वो खड़े रहेंगे। और यही नहीं, उनके नेतृत्व में हम सब जैसे लोग जो शोषितों की, वंचितों की लड़ाई में सहयोग देने के लिए संकल्पित हैं, वो सब उनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलने का संकल्प भी हम सब लोग लेते हैं। आपकी पार्टी जन अधिकार पार्टी है और आपके जो संस्थापक हैं वो सपा के सिंबल से सांसद है जौनपुर से, तो आप जो 27 में चुनाव लड़ेंगे, सपा के सिंबल पे लड़ेंगे कि अपनी खुद की पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे? देखिए, यह निर्णय करना हमारे संस्थापक जी का है। वो सांसद जौनपुर से सपा के चुनाव चिन्ह से हैं और वो जैसा निर्णय लेंगे वो सब हम लोगों को स्वीकार होगा। जन अधिकार पार्टी का तो केवल एक आंदोलन है, शोषितों, वंचितों के हक अधिकारों को सुरक्षित करना। वो जैसे भी सुरक्षित होगा, वो हमारे संस्थापक जी इसके लिए बहुत अच्छा निर्णय लेंगे। वो कहीं भी विचलित होने वाले नहीं हैं। उनका केवल जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य जहां से जैसे भी पूरा होगा, शोषितों, वंचितों, किसानों की, महिलाओं की, सम्मान की, तथा जो नौजवानों के रोजगार के लिए जहां उनका हित संरक्षित होगा, उनके हक अधिकार जहां संरक्षित होंगे, वो जैसा निर्णय लेंगे उस अनुसार हम सब लोग काम करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि जन अधिकार पार्टी आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी में विलय हो जाए, क्या है, कितनी सच्चाई है इसकी? ऐसी कोई नहीं है। यह विलय करने के लिए नहीं, यह पार्टी तो एक जो है आंदोलन है। यह किसी पार्टी में मर्ज होने के लिए नहीं बनाई गई। इतनी बड़ा जो है, जो एक लंबे समय से लड़ाई लड़ते हुए इस पार्टी को आज इस स्थिति में ला दिए हैं कि हर गांव में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उसके समर्थक हैं।
और जो आंदोलन का मूल उद्देश्य है वह उद्देश्य से भटकना नहीं है, उस उद्देश्य के साथ चलना है और पार्टी यथावत रहेगी। जन अधिकार पार्टी उसी रूप में काम करती रहेगी और जो उसका मूवमेंट है वो रुकने वाला नहीं है। सर अभी पंचायत का चुनाव आने वाला है, तो पंचायत के चुनाव में आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? हमारे जन अधिकार पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जिले वाइज वो सभी इस दिशा में काम कर रहे हैं। लोग तैयार हो रहे हैं पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए और उनको पार्टी अपने स्तर से चुनाव लड़ाएगी और एक अच्छा परिणाम लोगों के सामने आए। आप यूथ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो पंचायत जिला पंचायत का चुनाव है उस चुनाव को ज्यादातर यूथ ही लड़ती है। देखिए, नौजवान को तो हम यही कहेंगे कि आप पढ़ाई करिए, अपने शरीर से बलिष्ठ होइए और राजनीति में आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बिना राजनीति के कोई चीज नहीं होती है। आप पूरे देश का व्यवस्था आप कैसे रहेंगे, आप कैसे आपकी रहन सहन होगा, कैसे आप इस देश में को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे, ये सारी चीजें व्यवस्था सब राजनीति से होता है। रोजी रोटी रोजगार वो सारी चीजें राजनीति ही तय करती है। इसलिए युवाओं से भी अपील है, पढ़ाई करिए, नौकरी अच्छी या खराब कम की हो या ऊंचे पद की हो तो आप उसमें भागीदार होइए, लेकिन राजनीति को कभी मत त्यागिए। राजनीति की तरफ हमेशा आपका ध्यान होना चाहिए, ये हम नौजवानों से अपील करेंगे। आने वाले 27 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो यही है, संविधान की रक्षा करना। जो वर्तमान में सरकार है वो प्रदेश की और केंद्र की है, उनकी एक सूत्र काम है कि संविधान को समाप्त करना और कहीं न कहीं यह उस व्यवस्था जो पूर्व में व्यवस्था थी, मनवादी व्यवस्था और मनवादी संविधान जो उनका था, उसको लागू करने के लिए प्रयासरत है। उस सोच के अनुसार वो काम कर रही है और ये जो वर्तमान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान को बनाया गया है, इस संविधान को समाप्त करने का काम कर रही है। इस संविधान की रक्षा करना ही हम दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का पूर्ण रूप से उसी की रक्षा करने का उद्देश्य है। सर राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर यह आरोप लगाया कि भाजपा सरकार वोट चोर है और कर्नाटक के चुनाव की वहां उन्होंने एक पोर्टल भी खोली थी जिसमें चिट्ठा खोला था, सभी के एक विधानसभा की पूरी लिस्ट थी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, जो विपक्ष के नेता हैं माननीय राहुल गांधी, ये लगातार काफी समय से कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो वर्तमान में केंद्र की सरकार है वो कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रही, जिसके कारण वो सत्ता में आ रहे थे। जनता नहीं चाहती, लेकिन इसके बाद भी सत्ता में वो काबिज हो रहे हैं। लेकिन सर अभी तक ऐसा आरोप कि वोट चोर का आरोप किसी भी सरकार पर नहीं लगा, इस सरकार पे लग गया। लेकिन वो ये करके दिखाए, वो एक कर्नाटक के एक विधानसभा के वोटर को जो है लाए और उन्होंने दिखाया कि देखिए किस प्रकार से एक एक जो है व्यक्ति कई जगह मतदाता है, कई जो है वोटर पर जो है कहीं एक बाप के 50 लड़के हो जा रहे हैं। वो दिखाए कि एक बिना बाप के नाम के जो है मतदाता है, जिसका एज नहीं लिखा है, मकान नंबर नहीं है और एक मकान में लगभग 100 लोग जो है एक मकान में रजिस्टर्ड हैं वोटर के रूप में। तो इस प्रकार के वो सामने लाए और यही चीज नहीं, उन्होंने बिहार में भी ये चीज बताया कि लगभग 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया और बहुत से वो अपने समर्थकों सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया इसका। देखिए, जो गलत होता है उसकी बोलने की साहस नहीं होती, बोलने की हिम्मत नहीं करता है जी। और आगे वही आता है, वही जवाब दे सकता है जो सत्य के रास्ते पर चलता है। जो सत्य के रास्ते पर चलता है, साहस उसी के अंदर होता है, जीत भी उसी की होती है। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, होने वाला है, तो वहाँ पे राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली, वोटर अधिकार यात्रा। उससे लोगों में क्या संदेश गया? देखिए, लोगों को जागरूक करने के लिए राहुल गांधी का एक बहुत अच्छा मुहिम है और यही नहीं, हमारे जो संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, वो भी छोटे पैमाने पर इस बात को लगातार जब मीटिंगें होती है उसमें कहते हैं
कि आप लोग सजग रहिए, जो लोग का नाम नहीं है वो अपना नाम जुड़वाने का काम करे। जब आपके मतदाता की सूची का परीक्षण होता है, उसमें चुनाव के समय उसमें अपने नामों को देख लीजिए। ये सारी चीजों के लिए हमारे जो संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कहते हैं, और इसी को बड़े पैमाने पर आज राहुल गांधी जी पूरे देश को जगाने का काम कर रहे हैं, और वह वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से बिहार में यह यात्रा निकाले, लेकिन संदेश पूरे देश में गया कि आप अपने अधिकारों के प्रति, जो मतदान का अधिकार है, हर एक जो मतदाता है उसका यह अधिकार है कि वो मतदान करे, जिससे उसके वर्तमान एवं भविष्य का निर्धारण होता है, देश में कैसी व्यवस्था रहेगी उसका निर्धारण होता है। इसलिए उसको जागरूक करने के लिए यह जो पहल कहें बहुत ही सराहनीय है, और हम सबको उससे जो है सजग होने की आवश्यकता है। हाल ही में भी लखनऊ में जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में भीमराव अम्बेडकर सभागार में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के शहादत दिवस के रूप में। इसमें लाखों लोगों की संख्या में भीड़ आई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, 5 सितंबर को बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी की शहादत दिवस, उस दिन उनको जो है बिहार सरकार ने तत्कालीन शासन और प्रशासन द्वारा उनको, वह एक सत्याग्रह कर रहे थे, उसी समय उनको गोली मारी गई। वह जनता की आवाज थी, वो जनता की एक लड़ाई लड़ रहे थे और उस समय उनको गोली मार दी गई। उसी को लेकर तब से लेकर, क्योंकि उनके उद्देश्य वही दलितों, पिछड़ा अल्पसंख्यकों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने की थी, और उसी को लेकर पूरे देश में ये इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। और उसी क्रम में लखनऊ में जो जौनपुर के सांसद हैं, जन अधिकार पार्टी के संस्थापक हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के दिशा निर्देश में, और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में वो रहे, इस कार्यक्रम को मनाया गया। शायद इस तरह कार्यक्रम लखनऊ का सबसे बड़ा कार्यक्रम उनके शहादत दिवस पर अभी तक मनाने का काम किया गया। उद्देश्य तो एक ही है, वह उद्देश्य ये है कि हमारे जो दलित हैं, पिछड़ा हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके हक अधिकार को सुरक्षित रखना, जो वंचित तबका है उनको उनके लिए जो असमान अवसर है वो सब चीजों को प्राप्त कराना। नौजवानों के लिए हम फिर एक बार कहेंगे कि नौजवानों के लिए जो रोजगार की बात है, महिलाओं की जो सुरक्षा की बात है, उस किसानों के लिए जो खाद बीज जैसे संकट हैं, ये सारी चीजों जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ना। और एक आह्वान उनका है कि हम सब लोग तैयार हो जाएं, बिना राजनीति में, बिना शासन सत्ता में भागीदारी के बिना ये चीज संभव नहीं है। इसलिए इस आह्वान के साथ इस शहादत दिवस को मनाया गया, जिससे बाबू जगदेव प्रसाद जी के सपने को हम लोग साकार कर सकें और दलित, अशोषित, अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा कर सके तथा संविधान की हम रक्षा कर सके। बाबू जगदेव प्रसाद के संघर्ष और विचारधारा से युवा जो जनरेशन है उनको क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? उनको प्रेरणा यही लेना चाहिए कि अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा सजग रहिए, संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहिए। क्या आप मानते हैं जो शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक समाज है उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, इस पर आपकी पार्टी क्या रणनीति बना रही है? देखिए, पार्टी का मूल उद्देश्य ही है वही कमजोर तबका, शोषित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। हम लोग इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं जब तक ये चीज पूरा नहीं हो जाता। वर्तमान की सरकार देखिए ना, वो तो केवल इनके अधिकारों को समाप्त करने के लिए, आप 69,000 शिक्षक जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की मूल चीजें हैं, आप उसी को देख सकते हैं कि सरकार यदि इतना पिछड़ों के लिए हित और क्या दलित वर्ग के हित की बात सोचती तो उनके अधिकार जो 69,000 शिक्षक भर्ती में ही दे देती, उनके जो हक मिलता उसको दे देती। इससे लगता है कि सरकार की मंशा इन अल्पसंख्यक तबका, पिछड़ा वर्ग तथा दलित के हितों की रक्षा करना नहीं है। लड़ाई तो इसी बात की है ना। इसीलिए तो हम लोग आज सड़क से लेकर सदन तक जो इस विचारधारा के लोग हैं वो लड़ाई को लड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इतने विस्तार में चर्चा करने के लिए। हम आशा करते हैं आपकी यह बात लोगों तक पहुंचेगी और लोकतंत्र को मजबूत बनाएगी। धन्यवाद राजू जी। आवाज भारत, आप निश्चित है भारत की एक आवाज है। ये चैनल आपका भारत की आवाज बनेगा, लोकतंत्र की दिशा में मजबूती के लिए काम करेगा, और आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी, आपके चैनल का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।